ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एस्पिरेंट। आज हम लोग इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी नोट्स तैयार हो गए हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि सारी की सारी चीज़ें अपडेट आती जाएगी चैनल पे अब, ठीक है। तो हम लोगों ने क्विक रिवीजन का बहुत अच्छा सा प्लान बनाया है, तो क्विक रिवीजन हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है अपना। 100% पेपर यहीं से आएगा भैया, ये तो मैं ओपनली कह सकता हूँ, ठीक है। देख के जाओ तुम पूरा वीडियो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द बेसिकली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बेसिकली एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे जो एनर्जी निकलती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, एंड उसी स्टडी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम बात करें तो हमें दो तरह के सेल्स डिस्कस करना है। सेल को समझो, सेल जो होता है ना बैटरी का सबसे स्मॉलर यूनिट होता है, ठीक है। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो एक जाकर के बैटरी बनती है, ठीक है। तो सेल्स के जो मिक्सचर से डिफरेंट टाइप्स, टू सेल्स जो होता है, टू टाइप होता है सेल का, ठीक है। दो टाइप में, एक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो जो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो उसी को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर में डैनियल सेल आता है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टाइप्स ऑफ सेल को, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, मूविंग अहेड सम बेसिक डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो अपने पास रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन व्हिच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रोलाइट इज अ बेसिकली सॉल्यूशन दैट कंटेन्स आयन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आयनिक कंडक्टर होता है, जैसे ये एग्जांपल है। इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स आर बेसिकली द सरफेस एट विच बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो वो पोटेंशियल जो बेसिकली जिंक, जैसे अगर मान लो एक कोई मेटल है और मेटल के सॉल्ट के बीच में, मेटल और मेटल के सॉल्ट के बीच में जो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस लाई करता है उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे Zn और ZnSO4 के बीच में, CuCuSO4 के बीच में, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, मूविंग अहेड, इसमें अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहली सेल है जिसको डिस्कस करना है वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम होता है वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल के क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा सही से लिख दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा छोटा सा फिगर बन गया है ना, एक सेकेंड। चलो, गैल्वेनिक सेल क्या होता है सर? अ गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं क्या, गैल्वेनिक सेल कहते हैं या फिर वोल्टेइक सेल कहते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। इन दिस सेल डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। देख रहे हो, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन में, जैसे ही हम लोग रोटेटिंग फैन, रनिंग अ मोटर, इस तरीके में यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज, यहाँ से देखो दो तीन क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये देख रहे हो, ये जो चीज है ना, ये सॉल्ट ब्रिज है। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्यों नेसेसरी होता है, तो समझो, सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फॉर इट कन्वर्ट्स, बेसिकली कनेक्ट्स द टू सॉल्यूशन, है ना, डिफ्यूजन होने से रोकता है, ठीक है। पहला तो दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, सर्किट कंप्लीट होने में हेल्प करता है। दूसरा, डिफ्यूजन होने में, दो सॉल्यूशन एक दूसरे में डिफ्यूज हुआ था उसको ये जो है रोकता है, प्रिवेंट करता है। द सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अगार अगर जेली, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक NaCl होता है या फिर KCl होता है, KNO3 होता है, एक यूट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। याद रखना है इसको, ठीक है। चलो, इसके आगे अगर हम मूव करें तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पे होता है और रिडक्शन जो होता है वो कैथोड पे होता है। यहाँ से ही आती है डैनियल सेल। डैनियल सेल बेसिकली याद रखना एक तरह का गैल्वेनिक सेल ही है। जब हम लोग कॉपर और जिंक को यूज करते हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा होगा, when the cell is designed in such a manner to make the use of spontaneous reaction between zinc and copper, then उस टाइप की जो सेल होती है उसको अपन क्या कह देते हैं, उस टाइप की सेल को अपन कहते हैं डेनियल सेल। तो डेनियल सेल कंप्लीट हो गया। डेनियल सेल जैसे जिंक, कॉपर, और तो ये जो है ना Zn2 पॉजिटिव और Cu जो है Cu में, Cu2 पॉजिटिव जो Cu में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग बेसिकली व्हाट, दी डैनियल सेल, ठीक है। तो डैनियल सेल समझ में आ गया। जब हम लोग कॉपर और जिंक की एक सेल बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं डैनियल सेल, ठीक है जी। डैनियल सेल में कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम बात करें तो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तीन तरीके का होता है, गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होती है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, और इसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो स्पॉन्टेनियस है तो नेगेटिव होगी, और जो पावर होता है वो प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में आगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है और पावर जो होता है कंज्यूम होता है। फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड। अब यहाँ देखो, सबसे पहला,
when the concentration of all the species involved in a half cell is unity, मतलब जितने भी हाफ सेल में जो रिएक्शन में इन्वॉल्व चीजें हैं उनमें अगर मान लो उनका जो सबका कंसंट्रेशन है वो यूनिटी है, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। कहाँ? आईयूपीएसी के अंदर में। इसीलिए लोग रिडक्शन पोटेंशियल को बाय डिफॉल्ट लेते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। ठीक है, अच्छा सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल ई सेल निकालने के तरीके, ई सेल निकालने का तरीका होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, जो कैथोड का पोटेंशियल है माइनस कर दो एनोड का पोटेंशियल, कैथोड का जो पोटेंशियल है उसको राइट से डिनोट कर दो ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी कह सकते हो उसको। ठीक है, मतलब ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है देखो, कैथोड पे यहाँ लिखवाया था मैंने कि कैथोड पे जो होता है अपना रिडक्शन होता है, एनोड पे जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ से वो भी चीज आ जाएगी। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने बनाया था बाकी सारे एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको निकालने के लिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स कैसे रिप्रेजेंट्स ऑफ हाफ सेल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है उसका। पीटी, पीटी क्यों लिया है सर? पीटी जो है वो एक हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है दूसरे गैसेस के रिएक्शन के लिए, इसलिए उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, moving ahead, according to the convention, a half cell called standard hydrogen electrode is assigned a zero potential, at all temperature corresponding to the reaction। जैसे ये H positive plus electron, ये half H2 बन गया। By the help of some illustration we will understand, आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उसको करते हैं। तो अब आते हैं डेफिनेशन पे इनर्ट इलेक्ट्रोड के। इनर्ट इलेक्ट्रोड बेसिकली वो इलेक्ट्रोड होती हैं जो क्या करती हैं, जो बेसिकली हमारे सरफेस प्रोवाइड करती हैं गैसेस को रिएक्ट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। मेटल लाइक प्लैटिनियम, गोल्ड, प्लैटियम एक्सेट्रा जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। ये रहा एग्जांपल है, ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन जो है वो गैस के फॉर्म में होगा, तो उसके लिए हमें जो है एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। इनर्ट इलेक्ट्रोड बेसिकली खुद रिएक्ट ना करे, इस वजह से इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया जाता है। कहीं वो खुद ही रिएक्ट कर गया तो फिर तो वो रिएक्शन में पार्ट लेने लग जाएगा ना, पार्ट नहीं लेता है इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। एग्जाम्पल और definition याद रखना, inert electrodes are those basically which do not take part in a reaction but they just provide their surface for the reaction। ठीक है, for the reaction to occur। ठीक है, Nernst equation की हम बात करें तो Nernst equation जो होता है it gives the relationship between electrode potential, temperature and concentration of metal ion। ठीक है, मेटल ये रहा, ये है Nernst equation। ठीक है, इसी को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना, इसी रिलेशनशिप में अगर तुम R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 298 केल्विन, फ्राइडेज की वैल्यू 96500 और कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 डाल दो इस कंसंट्रेशन की, तो ये जो रिलेशनशिप होता है वो ऐसा कुछ निकल के आ जाता है, जो वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी होगी कहीं, है ना। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूँ, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.069 अपॉन, सॉरी 0.059 ना, 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ concentration of oxidation upon concentration of reduction, जो कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है जी, तो this is how the reaction occurs और this is how the equation will look like। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, किसकी बात कर रहे हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं सर नस्ट इक्वेशन के हिसाब से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नस्ट इक्वेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी अभी जल्दी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नस्ट इक्वेशन के बीच में रिलेशनशिप समझने के लिए सबसे पहले एक रिएक्शन लिया हमने। रिएक्शन जो है अपनी वो है ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हमने ई सेल वाला फॉर्मूला लगाया, ये रहा पूरा फॉर्मूला, ये जो चीजें पूरी दी गई है ये वही है। ठीक है, तो जब हमने इसमें ये फॉर्मूला लगाया बेसिकली, तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमें क्या मिल रहा है देखो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट माइनस अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है ये लॉग क्यूसी क्यों बन गया, क्योंकि यही जो लॉग क्यूसी हो जाएगा ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। याद करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर पढ़ के आए होगे तो हम लोगों ने केसी क्या पढ़ा था, केसी होता था डी की पावर डी और सी की पावर सी अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब इसी में क्या होता है बेसिकली कि ये जब है ये इक्विलिब्रियम का टाइम था, लेकिन रेस्ट इक्विलिब्रियम के अलावा अगर कभी बात करोगे तो ये रिएक्शन क्यूशन बन जाता था विच इज क्यूसी, है ना, तो वो ये क्यूसी रहा। अब अगर अपन बात कर रहे हैं, ये रहा मैंने लिखा ना केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ये रही सारी चीजें। नॉट इक्विलिब्रियम के लिए ये हिसाब रहेगा, इक्विलिब्रियम पे याद रखना कि ई सेल की वैल्यू जो होती है इक्विलिब्रियम पे वो जीरो हो जाती है, और जब ई सेल की वैल्यू की हो गई जीरो के, तो रिएक्शन क्यूशन जो है केसी के इक्वल हो गया। अब रिएक्शन क्यूशन जो है अपना वो केसी के इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम इसको पुट कर सकते हैं, तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.059 अपॉन एन लॉग केसी, 0.059 अपॉन एन और लॉग केसी। तो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द
आई गेस रिजल्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशनशिप मिला, नस्ट इक्वेशन वर्सेस बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नस्ट इक्वेशन के बीच में रिलेशनशिप। यहाँ से क्वेश्चन आता है तुमसे जो है, कभी कभी क्वेश्चन में जो है वो निकलवाया जाएगा, लॉग के सी की वैल्यू बताइए, है ना। कभी कभी बोलेंगे के सी की वैल्यू बताइए, तो एंटी लॉग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ, एंटी लॉग और लॉग भी मैंने पढ़ा रखा है, तो वहां से जाकर तुम एंटी लॉग और लॉग की जो वीडियो है वो भी देख सकते हो, कोई टेंशन की बात ऐसी नहीं है, ठीक है। मूविंग अहेड, रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी और ई सेल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो समझते हैं। तो देखो, उसके लिए हम लोगों ने ये रिलेशनशिप निकाला है, डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो एन एफ ई सेल के इक्वल होती है। और अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में बात करें, तो स्टैंडर्ड स्टेट में जो चीज हो जाती है वो वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी। वर्क डन जो होता है वो डिक्रीज करने में चला जाता है गिव्स फ्री एनर्जी को। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर में डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी काम की बात है, ये एक हमने एनसीईआरटी से जो है अपना ये पेज निकाला है, तो इसको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में ये दिया गया है हमें, क्या दिया गया है इसमें, इसमें हमें ये बताया गया कि कौन सा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के कितने पोटेंशियल को शो करता है। तो देखो, जिसकी भी वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है। मैं समझाने की बात ये थी कि जो फ्लोरीन है, सॉरी वो कहाँ चला गया शीट, तो जो अपना फ्लोरीन है इसमें, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन करके 2.87 पोटेंशियल शो करता है। तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो काम करना चाहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। और ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, तो वो गेन करेगा, ठीक है। और ये 2.87 की वैल्यू आएगी। इस तरीके से अगर हम इस ग्राफ को नीचे देखो, तो ये ग्राफ कह रहा हूँ, इस अगर चार्ट को नीचे देखो, तो ये अपना लिथियम है। लिथियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा, और अगर तुम इसे फोर्सफुली दोगे तो ये रहा -3 ये सब बाय डिफॉल्ट ये सब क्या दिया गया है, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तुम अगर गौर से देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन, और ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। अगर तुम्हें मान लो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, आप खुद से सोचो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन जो है, बीइंग एज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बीइंग एज एन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा अच्छे से, और जब गेन करेगा तो वो खुश होगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो उसका ज्यादा होगा, ठीक है। होल्ड ऑन भाई, तो वो फ्लोरीन क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके एफ नेगेटिव बना लेगा, ठीक है, क्लियर है। अब इस तरीके से अगर देखो, कोबाल्ट है, H2O2 है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है ना, Ag है, Fe है, आई है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इनका जो वैल्यू है पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में सक्षम रहते हैं, इनको पसंद होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है। इनकी रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है, ठीक है। अगर तुम्हें इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए कि अगर फ्लोरीन ऑक्सीडेशन करता तो कुछ नहीं, इसी वैल्यू को जो है ना इसके में माइनस मल्टीप्लाई कर दो। अब फ्लोरीन ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, इस वजह से वो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको करवाने के लिए काम, समझ में आ रही बात, तो ये चीज है। अब यहाँ हमारे पास चीजें दी गई है, एक चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होगा, खुद का वो रिडक्शन करेगा, दूसरों को ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडाइज, जैसे कि एग्जांपल लेकर, जैसे यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो गेन किया तो फ्लोरीन का क्या हुआ, फ्लोरीन का हुआ रिडक्शन, लेकिन किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकलवाया होगा ना, तो दूसरे आगे करवाया ऑक्सीडेशन, तो फ्लोरीन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्लोरीन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि ये दूसरे का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ठीक है। फ्लोरीन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, सॉरी, फ्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मैं लिखवा दिया है मैंने एक चीज थोड़ी सी, हाँ ये रहा, फ्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माय फॉल्ट। फ्लोरीन का खुद का रिडक्शन हुआ है, तो वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है सर, क्योंकि वो जो फ्लोरीन है ना वो दूसरे वाले एटम से, एक एग्जांपल लेकर के मैं तुम्हें इसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो सोडियम है ये, और ये जो क्लोरीन है ये, इनमें सोडियम जो है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया और Na पॉजिटिव बनाया, 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन था इसके पास। क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, Cl नेगेटिव बनाया, ठीक है। अब ये क्लोरीन ने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो है उसने ये वाला काम किया था, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लूज किया है, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन क्यों ये ऑक्सीडेशन जो हुआ उसमें ये जो क्लोरीन है इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन
गेन कर लिया। और वो क्यों हुआ? वो इस वजह से हुआ ऑक्सीजन के सोडियम की वजह से, है ना? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया, ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये एक इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। तो क्लोरीन को उसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्लोरीन के लिए वो कैसा बिहेव करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर जो भी कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है, अगर खुद का उसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे का रिडक्शन करवाएगा, वो दूसरे का रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा दिया है मैंने ये सारी चीजें, पॉइंट्स जो है बना के कि पॉइंट ड्राइव फ्रॉम द टेबल दैट F2 गैस SEP जो है, F2 गैस की जो SEP है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इज हायर इन द टेबल। इट शोज दैट F2 हैज अ मोर मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड टू F नेगेटिव, मींस F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ से ये जो लिथियम है वो मस्त पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना कम उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर मैंने बता दिया, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसकी पावर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से जो मेटल्स को है वो लाइन में लगाते हैं, मतलब सेट करते हैं, सीरीज में लगाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन द सीरीज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। आई होगी मेरी बात समझ में, है ना? अच्छा, चलिए अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। तो अब आगे जो है अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से पहले देखो, मेटल विच आर हायर अप इन सीरीज कैन डिस्प्लेसेस मेटल विच इज लोअर इन द सीरीज। हाँ ऑब्वियसली उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो उनको नीचे वाले एलिमेंट्स को हटा देगा। जैसे कॉपर सल्फेट जिंक और आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये कॉपर को हटाएगा और ZnSO4 FeSO4 प्लस कॉपर बनाएगा। एप्लीकेशन की अगर बात करोगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगी। जहां पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी वहां पे ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये बात मैंने बता रखी है। चलो मूविंग अहेड, यहाँ पे आ जाओ। मेटल्स प्लेस्ड अबव देन हाइड्रोजन कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस। मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर रखा हुआ है वो हाइड्रोजन गैस निकाल के देगा। ठीक है, इस पॉइंट के लिए मैंने बहुत सारी जगह ले ली है, समझे? इसीलिए लिया है क्योंकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। चलो भैया, मेटल प्लेस्ड अबव देन हाइड्रोजन कैन रिलीज H2 गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे यहाँ पे है हमारे पास Mg जो है HCl से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, सॉरी सीरीज में देख लो भैया। Mg को ढूंढो, कहाँ है Mg? ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा, है ना? इसको ध्यान देना, समझो। तो जो यहाँ पे बेसिकली हमारा है, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। मेटल प्लेस्ड अबव देन हाइड्रोजन कैन रिलीज H2 गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो ये मेटल है, ये रिएक्ट करता है Mg, MgCl2 बनाता है प्लस H2 गैस निकलती है। और जो कॉपर है वो रिलीज नहीं कर पाएगा, कॉपर जो है वो रिलीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो कंडक्टेंस वाला पार्ट है। कंडक्टेंस पे अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस आती है। रेजिस्टेंस इज द बेसिकली hindrance in the flow of charge, है ना? इट इज द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय अ कंडक्टर बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन पास करता है तो उसमें जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। दूसरा वो जो है तुम्हारा लेंथ ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। एंड फ्रॉम वहां से हमारे पास एक चीज आ रही है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो की वैल्यू क्या होगी? रो की वैल्यू होगी R इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। यहाँ से रेजिस्टिविटी आ गई। रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंट मटेरियल हैज डिफरेंट रेजिस्टिविटी, डिफरेंट मटेरियल हैज डिफरेंट रेजिस्टिविटी। ठीक है, और यहाँ से ये चीज हो गई। अब इसके आगे आते हैं तो रेजिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर यूनिट लेंथ इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होती है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और वो कब होता है? जब लेंथ 1 मीटर हो और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो 1 यूनिट स्क्वायर हो। ठीक है, ये रहा 1 मीटर अगर लिया है तो तुमने लेंथ 1 मीटर और एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की इक्वल, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यूनिट होती है ओम मीटर। अब इसका उल्टा करोगे, रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है वो कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 1 अपॉन R। आर की जगह पे रो एल अपॉन ए पुट करो, यहाँ से ये ऊपर आ जाएगा ए अपॉन रो एल, यहाँ से ये पूरा पुट कर दिया हमने तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब देखो 1 अपॉन रो को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं और कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट करते हैं के इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होती है वो कप्पा होती है, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। ठीक है जी। अब आते हैं इस पे सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम लोग जी स्टार से डिनोट करते हैं। जी स्टार की वैल्यू एल अपॉन ए होती है, तो हम लोगों ने पीछे देखा तो था यहाँ पे एल अपॉन ए। इसको उलट दो, इसको उलट करके तो मतलब के अपॉन जी डैश हो जाएगा, के अपॉन जी डैश हो जाएगा। तो यहाँ ना ये रहा कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू 1 अपॉन एल ए, इसको जी स्टार कहते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा कंडक्टेंस का कि के अपॉन जी स्टार जो होता है वो कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट ये रहा मीटर इनवर्स, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस साइमन, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी साइमन मीटर इनवर्स। अब आते हैं एक और पार्ट पे, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है भाई?
अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी जिस लैम्डा एम या फिर पाई एम से नोट करते हैं द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन लार्ज इनफ टू अकोमोडेट सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो उसको हम लोग दिखाते हैं पाई एम से, तो पाई एम की वैल्यू होती है कप्पा इंटू ए अपॉन एल, कप्पा इंटू 1 अपॉन सेल कांस्टेंट, क्योंकि ए एल अपॉन ए को ही तो सेल कांस्टेंट कहते हैं, इसलिए नीचे आएगा, ये याद रखना है, जी स्टार नीचे आता है, ठीक है। और दूसरा होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम, वी क्या है वॉल्यूम है, के क्या है कंडक्टिविटी है, और वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। तो बेसिकली इसी जो फॉर्मूला है ना, ये एरिया अपॉन लेंथ वाला जो फॉर्मूला है, इसी को हमने कुछ नहीं करना है, देखो एरिया इनटू लेंथ की वैल्यू क्या है लेंथ की वैल्यू यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया था 1, तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू 1 है, तो इसलिए जो हम लोगों ने ए इंटू एच किया था ना, ए इंटू एल, तो ए की ए वैल्यू ए 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ से ए आ जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को जो है अब ए से हटा सकते हैं, मतलब ए की जगह पे वॉल्यूम लिख दिया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ की वैल्यू 1 है, तो एरिया इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया, यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती है, देखो यार समझो, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, मींस ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ से जो एक रिलेशनशिप आता है वो ये आता है, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, एम क्या है सर, मोलैरिटी, कप्पा क्या है कंडक्टिविटी 1000 है, और लैम्डा एम ये आ गया तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी को तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर अपन बात करें थोड़ी देर के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में जो सी है वो जीरो को अटेंड कर जाएगा, तो लैम्डा एम जो है वो लैम्डा नॉट एम बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकेंगे, ठीक है। डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन दोनों आया है, मोलर कंडक्टिविटी का भी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का भी, क्वेश्चन की क्लास नहीं है, वरना मैं क्वेश्चंस भी करा के बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चंस के लिए अलग से एक हम लोग लेंगे वीडियो, ठीक है, लेक्चर लेंगे पूरा। इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट कर जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 5 से 10% ही डिसोसिएट करता हो, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास एक अपना ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन गिर रही है ना, ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो हल्के हल्के गिर रहा है ये अपना जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है, जो ये अपना है बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, लैम्डा की वैल्यू जो है कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय DHO इक्वेशन, डीबे-हेकल-सॉन्सागर इक्वेशन व्हिच इज दिस, ठीक है। ये होता है डीबे-हेकल-सॉन्सागर इक्वेशन, इक्वेशन आनी चाहिए, ग्राफ आना चाहिए, बस खत्म बात, ठीक है। Cauchal's law ये कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, इसका अपना अलग इंडिविजुअली Na का क्या है और इंडिविजुअली Cl का क्या है, उससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं NaCl का, ठीक है। So, if an electrolyte on dilution gives N1 cations and N2 anions, then its limiting polar conductivity will be this, ठीक है, जैसे ये दोनों एग्जांपल मैंने बताया है, ठीक है। अच्छा, उसका स्टोकियोमेट्री एज इट इज उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, SO4 के साथ 3 था मल्टीप्लाई हुआ, Al के साथ 2 था वो मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना ये गलत कर दोगे वरना। अब समझना एट हायर कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है लाइक जैसे CH3COH हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हेंस फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट्स द चेंज इन लैम्डा m with dilution is due to increase in the degree of dissociation and consequently the number of ions in the total volume of solution that contains the ion, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मेरी बात समझो, तुम कोई भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी घटती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी घटती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वही मैंने बताया ना, पीछे 5 से 3% से 5% टूटता है, तो पहली बार जब तुमने डाइल्यूशन किया तो 3 से 5% टूटा, दोबारा डाइल्यूशन करोगे फिर से 3 से 5% टूटेगा, तीसरी बार जब डाइल्यूशन करोगे फिर से 3 से 5% टूटेगा, इस तरीके से हर पर्टिकुलर डाइल्यूशन पे कुछ ना कुछ आयंस आ रहा है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो 100% टूट चुका है, जब तुम पानी डालोगे तो आयंस की कंसंट्रेशन घटेगी और हेंस कंडक्टिविटी घटेगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो अल्फा होता है और वो लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। डन। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस की, तो इलेक्ट्रोलिसिस हमारा लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर में आता है फ्राडेज लॉ। फ्राडेज लॉ से पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन E0 सेल ऑफ अ केमिकल सेल ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये पूछा गया है बहुत बार, तो याद रखना है कैथोड से एनोड फ्लो करेगा। हियर
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल becomes an electrolytic cell. ठीक है. In electrolytic cell, electrical energy is used to carry out a non-spontaneous chemical reaction. The process which take place in electrolyte is electrolysis. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. ठीक है. एंड ये पूरा प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर जो है वो यूज होता है इस पर्टिकुलर मेथड से. इस ग्राफ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में होगा, बहुत खराब सा लग रहा है. ठीक है. तो बस ये याद रखो कि एनोड पे जो होता है कॉपर डिपॉजिट होता है, और जो कैथोड होता है उस पे यहाँ पे कहीं लिखा होगा, कैथोड पे जो होता है वो अपना क्या है ये? हाँ ठीक है, ठीक है, ये इम्प्योर वाला है. ठीक है, ठीक है. कॉपर जो है वो डिपॉजिटेड एट कैनोड एंड एटोड CO इज डिसॉल्व. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब आते हैं फ्राइडेज के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे. दो लॉ है फ्राइडे का, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल. बेसिकली जितना अमाउंट जो वेट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के. अगर तुमने करंट ज्यादा पास किया तो ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा. तो W इज इक्वल्स टू Z, यहाँ से आगे W इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू. Z क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंस है, इक्विवेलेंस. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है. ठीक है, तो यहाँ पे Q की जगह पे तुम IT लिख सकते हो. तो जो फॉर्मूला आएगा W इज इक्वल्स टू Z बनेगा. W इज इक्वल्स टू Z फॉर्मूला बनेगा, Z. और Z क्या है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500. अब यहाँ से तुम इस तरीके से जो भी क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाएगा वो वाला तुम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो. दूसरा लॉ बहुत आसान सा है. दूसरा लॉ ये कहता है बेसिकली कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय अ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passing through the electrolyte solution is directly proportional to the equivalent weight. equivalent weight के directly proportional होता है amount W1. ठीक है. E1 is directly proportional to W1, E2 is directly proportional to W2, एंड यहाँ से जो रेशियो निकालोगे तो वो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2 आ जाएगा. ये रहा इक्विवेलेंट वेट. याद रखना यार, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर. दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस आवर इलेक्ट्रोकेमिकल का भी सारा कुछ. इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए मैंने. अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या प्रॉपर वन शॉट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो. वैसे तो प्रॉपर वन शॉट आने वाला है. ठीक है, अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की वो भी मुझे कमेंट में बताओ. वी विल डेफिनेटली कम अप विद द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना करना है. इसीलिए मैंने कोशिश किया कि 20-25 से 30 मिनट के अंदर, 25 से 30 मिनट के अंदर में ही वीडियो बनाऊं, ताकि तुम्हारे को जो है सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाए एग्जाम से पहले. एक बार तुम पूरा पढ़ लोगे तुम्हारे सारा का सारा फॉर्मूला, सारी की सारी जो ग्राफ्स हैं, डिबेकल्स हैं, इक्वेशन हैं, सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें एक बार में कंपाइल होकर मिल जाएगी. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तुम लोग के लिए पढ़ाई करते रहो. टाटा बाय.